के अंतर्गत हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर के मध्य मना रहा है। इसी श्रृंखला में आज तीसरे व्याख्यान को सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज के व्याख्यान का विषय है हिंदी पठन पाठन दशा और दिशा। साहित्य की इस विविधता भरी दुनिया में जहां एक तरफ नित्य नए संचार माध्यमों के प्रयोग ने विषयों के तर्कयुक्त युक्ति संगत पठन पाठन व विमर्शों को तीव्र गति दी है, साइबर जगत से इस परिवर्तन ने ही आज के विद्यार्थियों को जिस तरह से जागरूक किया है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वर्तमान समय में कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ से छात्र को जोड़ने के साथ उसके अंदर के सृजनात्मक लोक से भी परिचय कराया जाए। तकनीकी शिक्षा व नई शिक्षा नीति से उत्पन्न इस चुनौती का सामना वर्तमान शिक्षाविदों व अध्यापकों को भी करना है। उन्हें पाठ्य पुस्तकों को रोचक ढंग से पढ़ने और पढ़ाने की परिपाटी पर नए सिरे से विचार करने की भी आवश्यकता है। आज यह वर्तमान समय की मांग और आवश्यकता भी है। भाषा मात्र विचार विनिमय का अथवा पुस्तकों से परिचय प्राप्त करने का ही माध्यम नहीं है, अपितु भाषा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान से संसार की साहित्यिक विधाओं के अलग अलग स्वरूप को जानने की दृष्टि प्राप्त होती है। कविता पढ़ने का आनंद उसके सस्वर पाठ पर जितना निर्भर करता है, उतना सपाट और एकरस उच्चारण से नहीं। इसी प्रकार कहानी उपन्यास को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसी भांति नाटक अथवा एकांकी को नहीं। नाटक एक दृश्य विधा है जिसका पाठ से उतना संबंध नहीं है जितना कि मंच प्रस्तुति से है। विद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे नाटकों को लेकर नाट्य लेखकों समीक्षकों के द्वारा निरंतर यह सुझाव दिया जाता रहा है कि विद्यार्थियों को नाटक पढ़ाने से पहले उसके दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उसकी दृश्यता से जुड़कर होने वाले परिवर्तन को वह पाठ पढ़ने के समय स्वयं समझ सके, उसमें निहित अंतर विरोधों को जान सके, अंतर कर सके। कक्षा की पाठ सामग्री व अन्य विषयों के शिक्षण पक्षों से जुड़ी समस्याओं को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से नाट्य प्रस्तुति और पाठ शिक्षण से जोड़कर दूर किया जा सकता है, जिसमें श्रवण भाषण पठन और लेखन के भाषाई कौशल से भी जोड़ा जा सकता है, जिसके अनेक आयाम हो सकते हैं और यही बात अन्य साहित्यिक विधाओं पर भी लागू होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और प्रोफेसर स्वराज सिंह बेचैन का औपचारिक तौर पर स्वागत करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे को सुन रहे हैं। जी सर। ओके, तो यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय हिंदी विभाग में हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा है। यह अनिल सर, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अनिल सर, यह दिन हमारे लिए और भी शुभ हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, उनके अध्यक्ष श्री बेचैन जी, शिवराज बेचैन जी, प्रोफेसर बेचैन जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न किया है। मैं आशा करता हूं आज का विषय हिंदी की दिशा एवं दशा के ऊपर हमारे अतिथि माननीय बेचैन जी, प्रोफेसर बेचैन जी द्वारा हमें अनुग्रहित किया जाएगा। इसके साथ ही आप सब लोग जानते हैं, किसी देश की, बल्कि देश से भी बढ़कर उस देश की संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो मातृभाषा का होना बहुत जरूरी है। ये हमने अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कार्मिक जीवन में भी देखा है कि बिना अपनी राष्ट्रभाषा के लगभग 95 से 96% लोग अपनी आपकी अभिव्यक्ति पूर्णतः रूप से नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश भाषा रोजगार का पर्याय होने की वजह से एक औपनिवेशिक दबाव होने की वजह से हम इससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद भी इस हीन भावना से उभर नहीं पाए हैं। अगर 2-3 लोग कहीं पर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर खड़े होते हैं, तो हम तीसरे आदमी को अपने आप में हीनता का भाव होता है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे मैं सारे देश में देख रहा हूँ
विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हिंदी के स्वरूप को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे माननीय सीनियर प्रोफेसर लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए दिलो जान से जुटे हुए हैं। तो इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में किस तरह से बढ़ेगी, उसी से हमारे देश की, राष्ट्र की और हमारी संस्कृति क्या कहेंगे और आगे बढ़ेगी। दशा और दिशा के संदर्भ में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय बेचैन जी को यह विषय हमारे ऐश्वर्या मैडम ने या प्रतिभा मैडम ने उनको ये विषय चुनकर दिया है। इससे पहले भी जो 3 कार्यक्रम हो चुके हैं उसमें भी हिंदी के महत्व पर पूर्णतः रूप से सभी विषयों को लेकर, सभी प्रारूपों को लेकर उस पर प्रकाश डाला गया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं अगर दशा थोड़ी सी कमजोर भी है लेकिन दिशा प्रकाशमयी है। आगे यानी डार्क टनल के आगे सवेरा ही सवेरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमको एक थोड़ा सा मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। इसी मार्ग को प्रशस्त करने हेतु, इसी डार्क टनल से एक नई किरण के निकलने हेतु आज हमारे मुख्य अतिथि हमको इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षकगण, शिक्षार्थीगण और अन्य लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद बेचैन जी, धन्यवाद ऐश्वर्या, धन्यवाद प्रतिभा जी। myself hand over the mic to ऐश्वर्या जी again। धन्यवाद सर। अब मैं हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा से अनुरोध करूंगी कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। 14 सितंबर से प्रारंभ हुए हिंदी सप्ताह के 5वें दिवस के तृतीय व्याख्यान के विशिष्ट वक्ता, हिंदी विभागाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वराज सिंह बेचैन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर के आज के वक्तव्य का विषय है हिंदी पठन पाठन, दशा और दिशा। पठन पाठन अर्थात अपने ज्ञान तथा बुद्धि का सर्जनात्मक प्रयोग करते हुए अपने उस अर्जित ज्ञान को अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना, उनमें बांटना और विद्यार्थियों द्वारा भी ज्ञान को ग्रहण करना। कुल मिलाकर दोनों क्रियाओं का सम्मिलित प्रयास ही शिक्षण एवं शिक्षा की प्रक्रिया को संपन्न करता है। यह संप्रेषण की तरह ही है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। हिंदी के संदर्भ में यह पठन पाठन थोड़ा और आगे बढ़कर विस्तार की मांग करता है। यह विस्तार दशा और दिशा से संबंधित है। भाषा और शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का मुख्य आधार पठन पाठन ही है। सन 1947 में देश स्वाधीन हुआ तो यह भी सोचा गया कि अपने देश में अपनी भाषा होगी। अपनी भाषा से आशय देश के अधिकतर भूभाग पर बोली और समझी जाने वाली हिंदी भाषा से है। लेकिन बरसों से स्थिति में अंतर ज्यादा नहीं आया। हिंदी राजभाषा तो कहलाई, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी भी राजभाषा ही कहलाती रही। परिणामतः ना तो राष्ट्रभाषा और ना ही राजभाषा हिंदी दोनों रूपों में ही सही से नहीं बन पाई। बेशक हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, उसके बोलने, समझने, लिखने वालों के कारण उसकी जड़ें गहरी हैं। एक बड़ी परंपरा साहित्य को समेटे हिंदी की दशा बहुमुखी हो सकती है और जब दशा बहुमुखी होगी तो दिशा अपने आप नजर आने लगेगी। यदि प्रशासनिक भाषा को सरल बनाने के उपाय होंगे तो राजभाषा हिंदी और जनभाषा हिंदी का अंतर कम होगा। भाषा सरल सहज प्रयोग से बनती है। प्रशासनिक कार्यों में यह सहजता अपने बोधगम्य भाषा शैली के विकास से हिंदी पठन पाठन की राह दशा को संवारती उचित दिशा की ओर ले जाएगी।
इसके क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं कि सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि प्रयोग करने से ही पुराने रास्तों की मरम्मत होगी और नए रास्ते निकलेंगे। सर, हम सभी हिंदी पठन पाठन और उसकी दशा दिशा पर आपका महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं पुनः विभाग और महाविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ऐश्वर्या जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। सर के परिचय को कुछ मिनटों में समेटना सरल नहीं है और यह मुश्किल कार्य मैं कर रही हूँ, तो सर मुझे अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मुझे माफ करेंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। प्रोफेसर स्वराज सिंह बेचैन वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दलित समस्याओं को मुख्य विषय बनाया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वराज सिंह बेचैन ने अनेक विधाओं में साहित्य लिखा है, यथा कहानियां, कविता, आत्मकथा, पत्रकारिता, अखबारों में स्तंभ इत्यादि। उनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर एक अभूतपूर्व कृति है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित है। आत्मकथा का प्रकाशन तहलका पत्रिका में 35 किश्तों में हुआ। साथ ही इसका अनुवाद पंजाबी, जर्मन, मराठी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी हुआ है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं भरोसे की बहन, मेरी प्रिय कहानियां इत्यादि। प्रमुख कविता संग्रह चमार की चाय, क्रॉन छू मैं, नई फसल, भोर के अंधेरे में इत्यादि। सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव उनके शोध प्रबंध हैं, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 1999 में दर्ज किया गया। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं अंबेडकर, गांधी और दलित पत्रकारिता, समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच, दलित क्रांति का साहित्य, मूल खोजो विवाद मिटेगा, अन्याय कोई परंपरा नहीं, साहित्य में दलित जीवन के प्रश्न, दलित दखल, स्त्री विमर्श और पहली दलित शिक्षिका, उत्तरी सदी के कथा साहित्य में दलित विमर्श, दलितेतर वर्ग के उपन्यास, दलित समस्या और समाधान, ऐसी कई पुस्तकें हैं। प्रोफेसर बेचैन बहुरी नहीं आवना सत्ता विमर्श के प्रधान संपादक हैं। साथ ही 2004 में आए दलित हंस के प्रथम दलित विशेषांक के अतिथि संपादक भी रहे। दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, अमर उजाला, भास्कर, राष्ट्रीय सहारा इत्यादि में उनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। हंस, कथादेश, जनसत्ता, बयान, पक्षधर, अपेक्षा इत्यादि में उनकी कहानियां निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। अपने कार्य के दौरान उन्होंने पेरिस, जोहान्सबर्ग, विश्व हिंदी सम्मेलन, सूरीनाम, वैंकूवर, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन जैसी देशों की यात्राएं भी की हैं। साहित्य में उनके सार्थक योगदान को देखते हुए कई संगठनों के द्वारा उन्हें उपाधियों से भी नवाजा गया है, पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे सुब्रमण्यम भारती सम्मान, 3rd अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेरिस में इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड यूएसए, साहित्य भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान, महू संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा कबीर सेवा सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का कृति केंद्रित प्रथम पुरस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं सर से आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपना व्याख्यान देकर हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो जी सर। आवाज आ रही है? जी। सर्वप्रथम तो मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी को धन्यवाद करता हूँ। प्रतिभा राणा हिंदी प्रभारी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ऐश्वर्या जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि इस महाविद्यालय में हिंदी को लेकर काफ़ी सरगर्मी है और हिंदी के प्रति काफ़ी लगाव है। आज का विषय जो आपने रखा है उसमें मेरा सोचना यह है कि हिंदी का पठन पाठन और दशा और दिशा पर बात करने से पहले या बात करते हुए हमें देश काल परिस्थिति पर भी ध्यान देना होगा। मौजूदा परिस्थिति जैसे हमारा पठन पाठन में जब से कोविड का प्रभाव हुआ है
बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ है इस आपदा का, और इसके कारण बहुत से बच्चों का पठन पाठन बाधित हुआ। इस बात को हम नज़रअंदाज करके इस हिंदी दिवस पर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम सर्वे बताते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसमें हिंदी माध्यम के बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं। और तीसरी बात ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो उनका पठन पाठन और अधिक बाधित हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम जो है वो कहीं नेटवर्क की समस्या है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से हमारे छात्र जूझ रहे हैं। अब इसके बाद हमें जो विषय के सैद्धांतिक पक्ष पर बात करनी है, स्थायी भाव है उस पर बात करनी है, तो उस पर हम जब से हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त की है, या जब से संसद में हिंदी को लेकर जो बहसें हुई हैं, अगर आप संसद की बहसें उस समय की देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे संविधान निर्माता हिंदी को लेकर बहुत चिंतित थे, और वो चाहते थे कि देर सवेर हिंदी जो है भारत की एक प्रमुख भाषा बन जाए। और चूँकि हम लोग लंबे समय तक भारत पराधीन रहा था, उपनिवेश रहा, इसलिए उस समय उनको लगा कि ये तत्काल हिंदी को लागू कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए कुछ समय तक अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी के सहारे, अंग्रेजी के साथ साथ चलते हुए हम धीरे धीरे हिंदी अपनी स्थिति मजबूत करेगी, और एक दिन हम जिस तरह से जर्मनी भाषा है, जिस तरह से फ्रांस में फ्रेंच है, जिसमें इंग्लैंड में अंग्रेजी है, या चाइना में चाइनीज है, वहाँ की और भी कई भाषाएं हैं, लेकिन अपनी भाषाएं। तो इसी तरह से तमाम देशों की जो देश आज़ाद हैं और जो दो देश सच में विकसित हुए हैं, तो उन्होंने अपनी भाषाएं भी विकसित की हैं। वो स्थिति हमारी क्यों नहीं है, ये एक चिंता का विषय है कि हम आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी भाषाई दृष्टि से निश्चित तौर पर हम स्वतंत्र नहीं हैं। न केवल इस दृष्टि से कि हम हिंदी में जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 3 लोग अगर बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो हिंदी वाला अपने को हीन समझता है निश्चित तौर पर। तो इस स्थिति को बदला जाना चाहिए था। अब पहली बात तो यह है कि हिंदी नेतृत्व की स्थिति में नहीं आई। यानी आप ये देखिए कि अगर आप हिंदी को प्रमुखता देना चाहते हैं तो जो जी जो विश्वविद्यालय हैं उनके वाइस चांसलर हिंदी वाले होने चाहिए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस जो हैं वो हिंदी में बात करने चाहिए। हमारी जो मेडिकल का क्षेत्र है उसमें डॉक्टर दवाइयाँ जो लिखते हैं, आप देखिए कि गांव देहात से आने वाले लोगों के लिए भी ऐसी अंग्रेजी लिखी जाती है कि वो मेडिकल की स्टोर तक जाता है तो रास्ते में 10 लोगों से पूछता है भैया बताना क्या लिखा है, और फिर या तो मेडिकल स्टोर वाला समझता है या डॉक्टर समझता है। तो व्यवसाय में आते हुए भी हिंदी कई जगह अपने को एक बंदी की तौर पर महसूस करती है। आप देखिए कि जहाँ जैसा हम इस बात पर गर्व करते हैं कि भाई हिंदी फिल्में तमाम हिंदी में आ गई, अखबार हमारे हिंदी में निकल रहे हैं, तो ये यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी व्यावसायिकता ने ही हिंदी में लाने को मजबूर किया है। कोई राष्ट्र सेवा या हिंदी उपकार के लिए वहाँ काम नहीं हो रहा। आपकी फिल्म के दर्शक जब हिंदी वाले होंगे तो
आप अंग्रेजी में कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए बहुत हिंदी फिल्में अधिक चलती हैं। आती तो सभी भाषाओं में है, लेकिन जो कमाई होती है, जो व्यवसाय होता है, धंधा होता है, वो हिंदी में अधिक होता है। हिंदी के अखबारों की भी संख्या अधिक होती है। तो इस दृष्टि से हिंदी बढ़ तो रही है, लेकिन जो हमारी सरकारों की नीति होनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्रालय की नीति होनी चाहिए, जो हमारे कानून की दृष्टि से हिंदी को मौका मिलना चाहिए, उसमें वो बहुत पीछे है। आप व्यवहारिक दृष्टि से देखिए कि 2019 में उत्तर प्रदेश में 12वीं के 10,000 बच्चे हिंदी में पासिंग मार्क्स नहीं लाए, उत्तीर्णांक भी उनको नहीं मिले और वो फेल हो गए। ऐसा कैसे हो गया? जबकि दौर यह है कि आजकल पूरा मार्क्सवाद आया हुआ है, मार्क्स ही मार्क्स बटोरे जा रहे हैं, 100 में 100, 90%। तो ऐसी स्थिति में भी हिंदी में बच्चे फेल होते हैं, तो उसके पीछे हमारे प्रशासन, हमारी सरकारों की भूमिका भी देखनी पड़ेगी। वो ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, जितना हिंदी प्रमुखता से जिन प्रदेशों में हिंदी का पठन पाठन होता है, हम देखते हैं कि उन प्रदेशों में सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। और जब से ये अंग्रेजी माध्यम का हुआ आया है, इस हुआ के आने के बाद सारे देश में ये मनोविज्ञान बन गया कि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा उसी का फ्यूचर है, उसी का भविष्य है, अन्यथा किसी का नहीं है। तो बच्चों को न तो पेरेंट्स हिंदी पढ़ाना चाहते हैं और न बच्चों को हिंदी में भविष्य दिखाई देता है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं हिंदी। तो हिंदी को अगर दयनीय स्थिति में और कमजोर वर्ग की भाषा बना के रखा जाएगा तो फिर हिंदी का विकास उस तरह से सम्मानित रूप में नहीं होगा। तो हम देखते ये हैं कि हमारे नेता हिंदी पर बोलते बहुत अच्छा है, हिंदी के पक्ष में उनके व्याख्यान बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन हिंदी को कैसे बढ़ावा मिले उसके लिए बड़े स्तर पर, यानी ग्रामीण भारत 80% से अधिक है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। और जब काम नहीं हो रहा तो हम इस त्योहार की तरह प्रशंसा हम हिंदी की कर लें, देवी की तरह इसकी पूजा कर लें, लेकिन असलियत यह है कि इसको चाहिए आधारभूत साधन, आधारभूत सुविधाएं, स्पष्ट नीति और सरकार से बजट। दूसरी बात यह है कि हिंदी को रोजगार से अधिकाधिक नहीं जोड़ा जाएगा तो हिंदी पढ़कर कोई क्या करेगा। अब भजन गाने का तो युग है नहीं कि भाई हिंदी पढ़ ली, भजन गा लिए, उससे काम चल जाएगा। वो ठीक है, वो अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन हिंदी आपके रोटी रोजी का भी माध्यम बने, हिंदी आपको सम्मान तभी दिला पाएगी जब आप उससे आत्मनिर्भर होने की स्थिति प्राप्त करेंगे। अब उच्च स्तर की बात करें, अब हम गांव और देहात से आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि जहां हिंदी में काम हो रहा है और हिंदी को सचेतन तौर पर लाया जा रहा है, उसमें कुछ स्तर हैं। जैसे अनुवाद का एक स्तर है, अनुवाद का एक क्षेत्र है, उसमें हमने ये पाया कि अनुवाद इतना रूखा, इतना जटिल और इतना अव्यवहारिक होता रहा कि बच्चों ने हिंदी में अनुदित किताबों को अंग्रेजी से भी कठिन पाया। इसलिए
बच्चों के अभिभावकों ने और स्वयं बच्चों ने ये देखा कि इतनी मेहनत हम इस हिंदी पर करेंगे, उससे अच्छा है कि हम अंग्रेजी ही सीख लें, तो एक भाषा हमारे पास रोटी रोजी वाली आ जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। तो एक तो इसको सरल बनाने की आवश्यकता है, और सरल से मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम वो उच्च शिक्षा में पढ़ने लायक नहीं रहेगी हिंदी। सवाल ये नहीं है, किसी भी भाषा के प्रवाह को अधिक से अधिक खुला करना चाहिए। अगर प्रवाह रुकेगा तो कोई भी भाषा आगे नहीं बढ़ेगी, और उसके लिए जितने भी शब्द उस भाषा में आ गए हैं तो उससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए। यानी ये बात आज से शायद 5 साल पहले हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी ने भी ये बात कही थी कि हिंदी में अगर कोई अंग्रेजी का शब्द हिंदी का बन गया है, कोई शब्द मराठी का है, पंजाबी का है, गुजराती का है, तमिल का है, तेलुगु का है, और वो इतना प्रचलन में है कि आपको वो हिंदी का ही लगता है। अब जैसे अंग्रेजी के ढेर सारे शब्द हैं, आप स्टेशन है, स्कूल है, अब इनके आप अगर उनको हिंदी शब्द ढूंढने में लग जाएंगे तो फिर वो और जटिलता सामने आएगी। संस्कृत निष्ठता का भी आग्रह अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी को शुद्धता के नाम पर संस्कृत बनाएंगे तो फिर वो हिंदी में गति रुक जाएगी। तो इसलिए एक तो शब्दों की इसमें छूट होना बहुत आवश्यक है, और दूसरा यह है कि हिंदी में कविताएं, कहानियां, उपन्यास, संस्मरण इतने रोचक और इतने प्रभावी हों कि उसकी वजह से लोग हिंदी को पढ़ें। ऐसा होता है। मैं सूरीनाम में जब गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की थी, और जो बड़ी सहज और सरल हिंदी बोल रहे थे और एकदम जो है बेरोक टोक। तो मैंने उनसे बात की, आप लोग कैसे सीख रहे हैं? तो उनका कहना ये था कि सर, हम जो फिल्मों में गाने आते हैं और जो रेडियो पर गाने आते हैं, तो उन सब को सुनते हैं और उनसे हम हिंदी सीखते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो फिल्मी गीत होते हैं वो हिंदी का गीत भी अनेक भाषाओं के शब्द लिए होता है। उसमें उर्दू भी होती है, उसमें चाहे संस्कृत हो, चाहे हमारी स्थानीय भाषा हो। गीत को प्रवाह चाहिए, गीत को लय चाहिए। तो इसलिए ये जो पूरी हिंदी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काव्यात्मक बनाना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए, और हर पाठ को हम इतना सहज सरल और आकर्षक कर लें कि बच्चा एक बार शिक्षक के साथ पढ़कर उसे कभी भूले नहीं। व्याकरण एक समस्या हमारे सामने रहती है। हम जब विदेशी छात्रों के साथ भाषा शिक्षण करते हैं, और ये बात भी सामने आती है कि भाई विदेशी छात्र हिंदी के मानक को लेकर ही चलते हैं, और ये ठीक है। और वे लोग हमारे जो संस्थान है हिंदी के, वहाँ से मानक हिंदी सीखते हैं, और मैंने ये भी महसूस किया है कि वो व्याकरण का अच्छा पालन करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में एक और मैंने चीज़ महसूस की है कि हिंदी तो हमारी भाषा है, अब हिंदी को सीखना या हिंदी के ऊपर मेहनत करने की क्या आवश्यकता। इस तरह की लापरवाही के साथ भी हमारा पठन पाठन होता है, और हम जो व्याकरण है उस पर
कम काम करते हैं, या शब्दकोश को हम बहुत गैर ज़रूरी समझ लेते हैं, जबकि शब्दकोश को भी पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना विद्यार्थी का शब्दकोश बढ़ेगा, जितना विद्यार्थी के पास शब्द भंडार होगा, उतना ही उसकी भाषा अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम कलम चलाते हैं, तुरंत हमारे जहन में उपयुक्त शब्द आ जाना चाहिए, और जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, हमारी जुबान पर वो बिल्कुल सटीक शब्द आना चाहिए। वो कब आता है? वो तब आता है कि जब हमारा शब्द भंडार बढ़ जाता है, हम अधिक से अधिक शब्दों को संजोकर रख लेते हैं अपने अपने जहन के, अपने दिमाग के शब्दकोश में। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी ये है कि हिंदी का सामूहिक पाठ होना चाहिए। सामूहिक पाठ से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है और स्पर्धा बढ़ती है। स्पर्धा बहुत आवश्यक है। उससे बच्चे आप प्रोत्साहित करेंगे कि देखिए इसने इससे सुंदर लिखा है, इसने इससे अच्छा बोला है। प्रतियोगिताएं जो हम कराते हैं वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, और उसी दौरान यह हीन भावना निकालने की बहुत आवश्यकता है कि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो किसी से कमतर हैं। ये नहीं हो सकता। आप किसी से कमतर नहीं हैं। भाषाएं माध्यम हुआ करती हैं। ज्ञान तो आप अपनी मातृभाषा में संजो सकते हैं। और दुनिया का जितना भी श्रेष्ठ साहित्य है, भारत सहित अमेरिका का, इंग्लैंड का, अफ्रीकन जो अश्वेत साहित्य है, या रशियन लिटरेचर है, वो सबसे अच्छा साहित्य अपनी भाषा में लिखा गया है। जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो अनुदित होती हैं। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि बंगला भाषा में लिखी, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा अपनी मातृभाषा में लिखी, गुजराती में। तो इसलिए जो आपके अंदर की अभिव्यक्ति है, जो बाहर आने के लिए बेचैन करती है आपको, वो अपनी भाषा में ही सही शब्द लेकर आएगी। और अगर आप कोशिश करेंगे दूसरी भाषा में लिखने की, तो वो आप अपने को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है, 125 करोड़ लोग हैं। 60 करोड़ लोग हिंदी में हैं, हिंदी क्षेत्र में हैं, और बाकी जो लोग हैं 60-70 करोड़, उनमें हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन सीधे सीधे हिंदी वाले 60 करोड़ लोग हैं, ये कोई कम संख्या नहीं होती है। इंग्लैंड से हम 5 गुनी संख्या में हैं, तो हमारे पास इतने हिंदी वाले लोग हैं। तो ये अपनी हिंदी को इतना स्वस्थ, इतना दुरुस्त कर लें कि दूसरों को इस बात की आवश्यकता पड़े कि भाई हिंदी में अगर हम लिखेंगे या अनुवाद देंगे तो हमें दूसरी भाषाओं को भी महत्व मिलेगा। आज दुनिया के तमाम देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। न केवल विषय के तौर पर, आम तौर पर भी हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो बच्चे विदेशों से आकर पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे तो इसलिए भी पढ़ते हैं कि उन्हें इस देश में अपना प्रोडक्ट, जैसे चाइना है, वो अपना माल पहुंचाएगा या दूसरी चीज़ें पहुंचाएगा, उसकी दृष्टि से। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, भाषा और संस्कृति विभाग का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को, भाषाई रिश्तों को स्वस्थ करने के लिए, उसको और अधिक मजबूत करने के लिए भाषा का विकास किया जाए। तो इस दृष्टि से मैं ये सोचता हूँ कि हिंदी को अधिकाधिक स्कूली स्तर से ही बच्चों में हिंदी के पठन पाठन को
रोचक बनाया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी हम हालात विपरीत पा रहे हैं, और वो इसलिए विपरीत पा रहे हैं कि अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है रोजगार का क्षेत्र, या हम अमेरिका में जाके पढ़ाएंगे, बच्चे को भेजेंगे अमेरिका में पढ़ने, इंग्लैंड भेजेंगे, अफ्रीका भेजेंगे, रसिया भेजेंगे, तो उसके लिए हमें दूसरी भाषा चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम अपनी हिंदी को ऐसी बना दें कि दूसरे देशों के बच्चे भारत में आए, हमारे स्कूल इतने स्वस्थ हों कि वहाँ यहाँ आकर हिंदी पढ़ें लोग। अभी हम अपने देश की भाषा जहाँ जहाँ पढ़ाई जा रही है, हम स्कूलों की कॉलेजों की हालत बहुत बुरी पा रहे हैं। तो अब ये तो इसमें केवल सरकार का दोष है ये कहना तो काफ़ी नहीं होगा। इसमें जनता का ये दोष है कि अगर उसमें ये जागरूकता हो कि उससे बच्चे पढ़ाने हैं, तो वो अपने स्थानीय निकायों पर दबाव डाल सकती है, वो अपने जो प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव डालकर अपने नए स्कूल खुलवा सकती हैं। और सरकारें हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो सिद्धांत तय कहती हैं उसे व्यवहार में अमल में भी ला सकती हैं। तो ये हम और हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि भारत में स्त्री शिक्षा जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हिंदी भी नहीं बढ़ेगी। स्त्री शिक्षा का मतलब यह है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि गांव में बालकों के लिए तो आपको 5वीं तक का स्कूल मिल जाएगा, 10वीं तक का मिल जाएगा, लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं मिलेगा। और दूसरे गांव जाना है या शहर जाना है तो लड़का जाएगा, लड़की नहीं जाएगी। और हॉस्टल का तो कोई कंसेप्ट, कोई अवधारणा ही नहीं है कि लड़कियों के लिए तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और कस्बा स्तर पर उनको हॉस्टल खोल दिए जाए। तो हमारे देश में एक शिक्षा क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसको आंदोलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब शिक्षा ही नहीं है तो कहाँ से हम मातृभाषा की बात करेंगे, कहाँ से हम दूसरी भाषाओं से मुकाबला करने की बात करेंगे। तो इसलिए ये एक बुनियादी सवाल है कि हम पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो है उसको, उसके स्वास्थ्य को ठीक करें। जो स्कूल मरते जा रहे हैं या जिन्हें बंद कर दिया गया है उनके लिए फिर से खड़ा करें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि केवल हिंदी करेंगे हम तो शायद सरकारें और पेरेंट्स जो हैं हिंदी को नहीं आने देंगे। हम पूरी शिक्षा की बात करेंगे, बच्चों को पढ़ने की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है तो गांव में दूसरी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। जब स्कूलों की हालत खराब, जबकि आप देखेंगे कि शिक्षकों के वेतन बहुत अच्छे हुए हैं, और इसके बावजूद हमने ये पाया है गांव क्षेत्रों में कि शिक्षक स्कूल जाते नहीं हैं, और स्कूल के लिए वो कोई किराए का व्यक्ति भेज देते हैं। तो इस तरह का, एक तरफ तो हम शिक्षा के प्रति अपनी निष्ठा और अपना संकल्प दोहराते हैं, हम अपनी ड्यूटी के प्रति अपना संकल्प दोहराते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक भी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो हिंदी को लाने के लिए संपूर्ण शिक्षण के साथ हिंदी को लाना पड़ेगा, सारे विषयों को पढ़ाते हुए हिंदी को लाना पड़ेगा। हिंदी अकेले में विकसित नहीं हो पाएगी। तो जब हम हिंदी को माध्यम बना लेंगे, हिंदी माध्यम से जब सारी पढ़ाइयाँ होंगी, चाहे वो गणित की पढ़ाई हो, समाजशास्त्र की पढ़ाई हो, इतिहास की पढ़ाई हो, अभी तो बात ये लंबे समय से चल रही है और सरकार पर भी इस बात का दबाव है कि हमारी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहे अंग्रेजी में पढ़े, हमारी कानून की पढ़ाई जो है वो हिंदी में होनी चाहिए।
और हमारी इंजीनियर कहीं कहीं कुछ शुरू भी हुआ है, इंजीनियरिंग जो है हिंदी में होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक अनिल मीणा नाम का एक लड़का एम्स में इसलिए उसने आत्महत्या की थी कि वो हिंदी माध्यम से उसने MBBS किया था, जबकि उसके अंक 75% थे। लेकिन उसके जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हिंदी में आप मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये हमारे देश में घटित हुआ है। हिंदी में हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में हिंदी सुरक्षित नहीं, हिंदी पढ़कर बच्चा आत्महत्या करता है तो कोई क्यों पढ़ेगा। उसने आत्महत्या की थी एम्स में, ये बहुत चर्चित केस रहा पार्लियामेंट में, इसमें खूब इस पर बहसें हुई थी। तो हम केवल बाहरी आवरण ओढ़कर ये दिखाना शुरू करें कि हम सभ्य हो गए, हम जो है आत्मनिर्भर हो गए, हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हो गए, हमारी भाषा हमारे साथ आज़ाद नहीं है तो हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति आज़ादी, हम अपनी भाषा में बोलते हुए अपने को हीन महसूस करते हैं तो हम काहे के आज़ाद हैं। तो इसलिए ये सवाल, भाषा का सवाल हमारी अस्मिता का सवाल भी है, हमारे वजूद का सवाल है, हमारे जो मानवाधिकार है उसका भी सवाल है। मनुष्य का अधिकार है कि वो चाहे जिस भाषा में बोले, जिसमें उसे सुविधा हो, उसकी अभिव्यक्ति स्वीकार होगी। लेकिन हमने बना बनाया ढांचा अंग्रेजों का भाषाई स्तर पर ले लिया और ये वादा करते हुए कि हम 10 साल के अंदर भाषाई दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हिंदी हमारी अपनी भाषा हो जाएगी। लेकिन वो अभी भी अनुचरी बनी हुई है, अभी भी वो पीछे पीछे चल रही है। बहुत सारे विभागों पर दबाव होता है कि आप हिंदी में जो है आदेश निर्देश जारी कीजिए, तो बहुत मुश्किल से लोग पहले बड़ा बड़ा अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर उसकी जो है अशुद्धियों की भरमार के साथ अनुवाद कर देंगे नीचे, प्रमुखता हिंदी को नहीं होगी। तो ये चीज़ समाप्त करनी है। इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग को, सरकार को, हमारे शिक्षकों को वातावरण बनाना होगा और एक मनोवैज्ञानिक मुहिम पूरे देश में ये चलानी पड़ेगी कि भाई हिंदी वाले हैं आप तो कोई गुलाम नहीं है, आपकी अपनी भाषा है, आप हिंदी में लिखें, बोलें, कहें। और जहाँ तक भाषाएं सीखने का प्रश्न है उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप अंग्रेजी ही क्यों, जर्मनी भी सीखिए, रशियन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। दूसरे देशों के भी बच्चे आके कई कई भाषाएं सीखते हैं। तो कोई ये कहना चाहता हो कि भाई आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी की इच्छा है, उसे रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप द्विभाषी हो, त्रिभाषी हो, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि होना भी चाहिए। विदेशी क्यों, हमारे देश में खुद हम हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, मलयालम क्यों नहीं पसंद करते, तेलुगु क्यों नहीं पसंद करते, तमिल क्यों नहीं पसंद करते, पंजाबी क्यों नहीं पसंद करते, संस्कृत क्यों नहीं पसंद करते। तो अपने देश में भी इतनी भाषाएं, हर बच्चे को 2-4 भाषाएं सीखनी चाहिए। और बच्चे का दोष नहीं है, उसको परिस्थिति ऐसी देनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जो बच्चे 10 लाख बच्चे हिंदी में उत्तीर्णांक हासिल नहीं कर पाए, पासिंग मार्क्स नहीं हासिल कर पाए, तो उसमें क्या बच्चों का ही दोष था? सर्वे से पता चला कि टीचर जाते ही नहीं थे, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी। हाँ, उन्हें ये उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में कि हाँ नकल हो जाएगी और वो हिंदी में अपना नंबर ले आएंगे। तो पढ़ने के, वैसे तो हिंदी अपनी भाषा है, क्या करना है, कॉपी रखेंगे, नकल करेंगे, हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से मुक्त करना है। जो बच्चे पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, पतले रास्ते ढूंढते हैं, नकल के रास्ते ढूंढते हैं, उनमें ये एहसास कराना है कि इससे खुद आपकी ही जिंदगी बर्बाद होगी। जितने बच्चे फेल हुए या जितने बच्चे नकल से पास हुए, नतीजा क्या हुआ? कोई प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो पढ़ाई नाम
नाम के लिए नहीं करनी है, काम के लिए करनी है। और नाम की पढ़ाई बहुत आगे बढ़ा दी गई, काम की पढ़ाई बहुत पीछे चली गई। तो इसलिए जिन लोगों को अपनी भाषा से प्रेम है और प्रेम होना चाहिए, और जो सच में हिंदी के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, उन्हें उसमें आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ काम करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और अगर सवाल हैं तो जरूर बात करें। धन्यवाद सर। आपका दिया व्याख्यान अवश्य हमारे विद्यार्थियों और हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। जैसा सर ने कहा कि सिर्फ बात करने से नहीं हो सकता, बल्कि हिंदी को हमें मेडिकल में, तकनीकी ज्ञान में, न्यायिक क्षेत्र में हमें हिंदी को अपनाना होगा। स्कूली शिक्षा से ही बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वो हिंदी के पठन पाठन की तरफ जाएं। स्त्री शिक्षा को बदलने की जरूरत है, या एक तरह से जैसे सर ने कहा कि एक शिक्षा क्रांति की आवश्यकता है, तभी हम ये सारा जो बदलाव है वो ले पाएंगे। अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो सर, जैसे एक बच्चे ने पूछा है, वो हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट है, किसी भी, ये तो अमन आपका विषय से इतर प्रश्न है। क्या पूछ रहे हैं सर? ये पूछ रहा है किसी भी लेखक का व्यक्तित्व जानने के लिए क्या किया जाए। वो तो लेखक को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ मैं एक और बात बताऊं कि हमारे देश में लेखकों पर जो रिसर्च होती है या लेखकों को पढ़ा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, एक ट्रेंड चला आया है कि उसकी कुछ किताबें उठाएंगे और उस पर कुछ समीक्षाएं होंगे और वो एक शोध प्रबंध लिख देंगे। जबकि मैं ये देखता हूँ कि विदेशी छात्र जो आते हैं वो लेखक के घर जाएंगे, लेखक ने कहाँ कहाँ सेवाएं की हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और वहाँ का भौगोलिक, सामाजिक सारे वातावरण के साथ उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि लेखक को कैसे जाना जाए, तो वो जानने के लिए उसकी 4 किताबें उठा लेंगे, तो वो सीमित जानना हो गया, उसको विस्तार में जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक चाइनीज छात्र थे ली गुआन, तो वो उस जमाने में दलित आत्मकथाओं पर काम कर रहे थे, तो वो मेरे बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो वो मेरे गांव गए, जहां मेरी मदर की रीमैरिज हुई वहां गए, मेरी बहन की जहाँ शादी हुई है बहन के परिवार में गए, मेरी खुद की जहाँ शादी हुई वो मेरी ससुराल गए। हाँ, इन सारे जगहों से उन्होंने सूचनाएं कलेक्ट की, लोगों से बात की, खुद जो उनकी नज़र में आया कि ये कैसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, कैसे हालात से लेखक कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ बड़ा हुआ है, कहाँ काम किया है, वो सबको समेटते हुए उस आदमी ने काम किया। आजकल वो अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और वो शायद डायरेक्टर भी हैं। बहुत शायद 10-12 साल बाद वो दीपावली पर, या शायद 15 साल बाद वो दीपावली पर हमारे घर आए थे पिछले। तो मैं उनके अध्ययन पद्धति की बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम ऐसे ही काम करते हैं, अगर किसी एक लेखक पर काम करना है तो हम उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो जो विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं वो अगर जैसे हम स्कूल में जीवनी पढ़ लेते हैं किसी भी लेखक की जानने के लिए, वहाँ पैदा हुए थे, ये किताबें लिखी थी, और तो ये तो एक औपचारिकता है। अगर आप किसी पर रिसर्च करना चाह रहे हैं कि उसके जीवन को जानना चाह रहे हैं, उससे सीखना चाह रहे हैं, तो आपको उसका पीछा करना पड़ेगा, उसके रूट्स तक जाना पड़ेगा। जी सर, एक दूसरा प्रश्न सर, हिंदी में ज्ञान का उत्पादन क्यों नहीं हो पाया? ज्ञान, तकनीकी ज्ञान या विज्ञान के पक्षों का अनुवाद दुरूह हो जाता है। हाँ, उसका देखिए, हम जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी मुल्क जब गुलाम हो जाता है तो उसके ज्ञान के स्रोत बंद हो जाते हैं और ज्ञान के माध्यम वही रह जाते हैं जो शासक वर्ग का के माध्यम होते हैं। जैसे यहाँ हमारे देश में जो शिक्षा थी या ज्ञान था वो अंग्रेजी माध्यम से इसलिए रह गया कि अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे। आप देखेंगे जब मुगलों ने राज किया था तो उस समय
उर्दू फारसी में हमको सारा इतिहास मिलता था या उस समय की शिक्षा मिलती थी। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार ये कहा था कि अंग्रेजी शेरनी का दूध है, और दूध इसलिए उन्होंने कहा कि उसी के माध्यम से हम जो अनियंत्रित राज्य सत्ताएं हैं उनका इतिहास जान पाए, और उस इतिहास को जानकर हमने उस सत्ता को बदलने का प्रयास किया। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो उसको हमने क्या पूरी दुनिया ने अंग्रेजी के माध्यम से जाना या फ्रेंच के माध्यम से जाना। तो जिस भाषा में इतिहास होता है, जिस भाषा में अपने राज सत्ता की कहानी होती है, वो भाषा संपन्न इसलिए हो जाती है तो उसे जानने के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं और ज्ञान की सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी में इनको इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी में अगर हमारा इतिहास आ जाए, हिंदी में हमारे मेडिकल की जो ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, और तमाम तरह की जो हमारे भारत की या दुनिया की भी जो विद्या है, दुनिया की जो जानकारी है, वो उसका माध्यम अगर हिंदी बन जाएगी तो हिंदी अपने आप लोग पढ़ेंगे। जब हिंदी में कुछ होगा नहीं तो लोग पढ़ के क्या करेंगे? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा कानून की जो है वो हिंदी में होगा तो कानून से संबंधित लोग उसे देखेंगे, इतिहास से संबंधित हिंदी के माध्यम से लोग जाएंगे, हैं। तो इस तरह से, या इंजीनियरिंग है उसमें है, अगर हिंदी में वो मिलेगी नहीं तो फिर वो क्यों हिंदी पढ़ेगा? तो हिंदी का रिश्ता व्यवसाय से भी जोड़ कर आएगा, तब वो आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा। जी सर, एक बच्चे ने एक प्रश्न किया है सर कि आज के समय में हम किस प्रकार से अपना भविष्य हिंदी के क्षेत्र में बना सकते हैं? देखिए, ये आपकी दिलचस्पी पर निर्भर करता है। आप अगर पत्रकारिता में रुचि रखते हैं तो हिंदी के माध्यम से पत्रकारिता में आपको बहुत स्कोप है, और आप अनुवाद की क्षमता रखते हैं तो आप हिंदी और एक भाषा अगर कोई और जानते हैं तो आप हमारे जो ये दूतावास हैं या विदेश शिक्षण है उसमें आपको जगह मिल जाएगी। और अध्यापन तो है ही, उसके साथ साथ सारे विभागों में अच्छी हिंदी वालों की आवश्यकता है। बड़ी दिक्कत आती है कि हिंदी के लिए भी व्यक्ति नियुक्त होता है और उसको हिंदी नहीं आती। तो आप पहले भाषा पर कब्जा कीजिए, और जैसे जैसे आप उस पर कमांड हासिल करते जाएंगे तो आपको दूसरी भाषाओं पर भी आसानी हो जाएगी। एक भाषा अच्छे से अगर आप सीखते हैं तो आप, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि हम अगर एक लैंग्वेज ठीक से सीखते हैं तो दूसरी लैंग्वेज आसान हो जाती है हमको। तो पठन पाठन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जी सर, एक प्रश्न है लक्ष्य सिंह चौधरी जी का। बुनियादी शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार और सामाजिक समूहों को क्या-क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, प्राथमिक शिक्षा, पहली बात तो यह है ना कि हमारे देश में ये जो नीति आई कि भाई पब्लिक स्कूल तो पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल छठी के बाद अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो हिंदी सीखने के लिए भी अगर आपने भाषा अंग्रेजी भी रखी है तो वो हिंदी भी सीखेगा साथ में। तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें दोहरी शिक्षा नीति नहीं अपनानी चाहिए, समान शिक्षा नीति लानी पड़ेगी, न्याय संगत शिक्षा नीति लानी पड़ेगी। और जो व्यवसाय के स्कूलों की दौड़ है उसके बरक्स सरकार को समांतर शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनसे अगर पिछड़ेंगे हमारे स्कूल तो बच्चे उस तरफ देखेंगे और स्पर्धा में वो मात खाते जाएंगे। तो शिक्षा जो है उसमें हमारे देश में जो शिक्षा में भेदभाव आया है या व्यवसायीकरण आया है उससे प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। तो उसको जो मैंने पहले ही कहा, अगर आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो वहाँ स्कूल खुलवाने के लिए
वहाँ के विधायक हैं, इन सब पर दबाव बना के स्कूलों की हालत सुधरेगी तो प्राथमिक शिक्षा सुधर जाएगी। जी सर, अब मैं एक साथ ही 2 प्रश्न है सर। एक तो दलित साहित्य और विमर्श में क्या-क्या चुनौतियाँ और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? और एक ने पूछा है सर कि आपकी आत्मकथा का दूसरा भाग कब आ रहा है? ये तो कुछ पर्सनल बातें। दूसरा भाग देखिए, मैंने तो लिख के प्रकाशक को दे दिया है। अब प्रकाशक से मैं भी पूछ सकता हूँ और वो भी पूछ सकते हैं भाई कब ला रहे हो। तो और चुनौतियों की बात यह है कि दलित साहित्य भी भारतीय साहित्य का एक प्रकार है। हमारा जैसे देश में बहुलता है, इसमें सांस्कृतिक बहुलता है, सामाजिक बहुलता है, धार्मिक बहुलता, उसी तरह से साहित्य में का भी एक ये रूप है। और चुनौतियां ये हैं कि दलित साहित्य के नाम पर अगर आप ऐसा साहित्य देंगे जो स्पर्धा में नहीं टिकेगा तो कोई किसी पर दया नहीं करता है। साहित्य को क्वालिटी तो देनी ही होगी। साहित्य तो होना ही चाहिए, यानी वो अपनी शर्तों पर खरा उतरना चाहिए। और अगर आप शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आप चुनौती को जो है एक तरह से समस्या मानेंगे और अपनी कमियों को समस्या नहीं मानेंगे। तो अपनी तरफ देखना एक बड़ी चुनौती है और अपनी जिम्मेदारी निभाना ये एक दायित्व है। जी सर। सरोज मैम, आप पूछना चाह रही हैं कुछ? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सर से एक सवाल करना चाहूंगी। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ और मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने अभी कही। जहाँ तक भाषा का सवाल है सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि आजकल जैसे बच्चे कॉलेज में आते हैं तो उनको ना हिंदी ठीक से आ रही होती है और ना इंग्लिश ठीक से आ रही होती है। जी जी, यही बात मैं कह रहा था जी। जी, तो क्या आप हैंग हो गया है मैम का। डिस्कनेक्ट हो गई शायद। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। आवाज नहीं आ रही मैम की। वो सवाल ही आने वाला था तब तक वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अब ये दर्शना जी। हाँ जी ऐश्वर्या जी। सर हाँ। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं दर्शना डीएवी श्री राम कॉलेज से। मैंने जी सर जी। ये वक्तव्य सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी आपने दशा के ऊपर जो बात की और हमें इतने सारे अनेक समाधान दिए, चाहे वो स्वीकृति अभिव्यक्ति की स्वीकृति से संबंधित हो, चाहे वो क्रांति के स्तर पर हो या संपूर्ण शिक्षण का जो आपने एक हमें आयाम दिया, वो हमें अवलोकन के लिए हमें जरूर प्रेरित करेगा। और आपके इस व्याख्यान में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एक शिक्षक के तौर पर हमें अपने कक्षा में प्रेरित करेंगी और समाधान की ओर हमें लेकर जाएंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रद्धानंद महाविद्यालय को भी मैं बधाई देती हूँ जो मुझे इतना अच्छा एक वक्तव्य आपसे सुनने को मिला। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी सरोज मैम, आप पूछ लीजिए। आप हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं सर के विचार इस बारे में जानना चाह रही थी कि जैसे भाषा के प्रति मैंने दोनों बातें अभी बताई और साथ में ही मुझे ऐसा भी महसूस होता है सर कि क्योंकि रोजी रोटी कमाने का भी एक प्रेशर बहुत होता है और डिस्टेंसेस बहुत होते हैं और बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जो हमारे टीचर्स जिनसे अफेक्टेड होते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जैसे स्कूल और कॉलेज में जो एक कनेक्ट बनना चाहिए जो स्कूली शिक्षा में और जो वहाँ से आते हैं कॉलेज में, ताकि उनका जो पहले ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसको आगे बढ़ाएं, बल्कि हम वहीं पर ही एक बार अटक के खड़े हो जाते हैं, दोबारा से सब कुछ हमें करना पड़ता है।
तो क्या ये पाठ्यक्रम का कुछ त्रुटियां हैं या कुछ और इसका कारण है? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए सरोज जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जब स्कूलों की हालत ठीक हो जाए तो बच्चे, हो सकता है कि पाठ्यक्रम का तालमेल नहीं भी हो, तो जब एक विद्यार्थी में पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, सब्जेक्ट नॉलेज हो जाती है, शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है, तो अगर वो पाठ्यक्रम अगर उसको बदला हुआ भी मिलता है तो वो बहुत जल्दी पिकअप करता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसको। और पहले से ही उसका औजार खुट्टिल है और पहले से ही उसकी तैयारी नहीं है, पहले से ही उसने कुछ पढ़ा नहीं है और स्कूली स्तर पर उसकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो वो जो कमियां हैं वो लंबे समय तक उसका पीछा करती चली जाती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे महाविद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं, हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि बच्चे एक प्रार्थना पत्र लिखने को दिया जाए तो उसमें 10 गलतियां होती हैं और वो उसी हिंदी के नाम पर वो चाहते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो सिर पीटना रोना इस बात का होता है कि वो जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो वहीं से कमजोर आधार लेकर आए हैं। तो इसलिए एक स्तर पर सुधार की बात नहीं है। आपको तभी अच्छे बच्चे मिलेंगे जब अच्छे बच्चे आएंगे। और जैसा कि हमारे कई सारे एक सेकंड, कोई बोल रहा है ओके। हम जैसे हमारे कई महाविद्यालयों में ये होता है कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे अपने महाविद्यालय से निकाले, लेकिन आप देखिए कि वो 99% 100% वाले बच्चे ले रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ऐसे बच्चे प्राप्त किए हैं जो पहले से ही सफल हैं, और जो 70% या 60% वाले बच्चे हैं वो तो जाहिर तो है कि वो उन्हें अभी और संघर्ष करना है। तो इसलिए यही बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन बच्चा किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। मैंने आपको कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनमें ये हिंदी के खास प्रदेश हैं, लेकिन इनमें स्कूली शिक्षा जो हिंदी माध्यम की है वही ठीक से नहीं हुई, तो बाकी भाषाएं और बाकी जो है विषय उनके कमज़ोर होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका असर निश्चित तौर पर सरकारों पर पड़ेगा और ये चर्चा वहाँ तक जाएगी, और नीति में ही जब सुधार होगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो आपको अपेक्षा है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ऐसे समर्थ और भाषा पर अपना अधिकार रखने वाले बच्चे प्राप्त होंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। शीतल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, आप पूछिए, आखिरी प्रश्न रहेगा, पूछिए। सादर प्रणाम सर। सर मेरा एक सवाल है कि अभी मैं थोड़े दिनों पहले से मैंने पढ़ना और पढ़ाना सीखा है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं एक चीज ये देख रहा हूँ अपने हिंदी मतलब विभाग में भी मैंने ऐसा महसूस किया है, और हिंदी जो भाषी लोग हैं कि हम बात करते हैं सर हिंदी की, पर हिंदी के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते। एक सेमिनार में हम ये मतलब मैंने अधिकतर देखा है कि जो पर्सनल बिंदु आता है जब अपने ही खुद के बच्चों में आता है तो हम उनको इंग्लिश बोर्ड या हम उनको क्या कहते हैं किसी अदर बोर्ड में डालने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अपने ही जो माध्यमिक हैं, मैं गांव में देखा कि जो माध्यमिक शिक्षक स्तर के जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश में डालना चाहते हैं, पर हिंदी में जो प्राइमरी स्कूल है उस पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते। तो सर कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अगर सर मैं देखा यूपीएससी को हम उठाएं, आज के समय में अगर एक या दो व्यक्ति यूपीएससी में एक आईएएस रैंक बन जाता है तो हम हल्ला मचाते हैं कि हमारे हिंदी मीडियम का एक बच्चा बन गया। उसके पीछे कोई, जबकि नीतियां बनाने वाले ही प्रोफेसर होते हैं, वही जो निचले तबके से लोग आते हैं वही आईएएस बन के सेक्रेटरी बनते हैं, वही नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं। पर सर ये कहाँ से कमी आ रही है कि हम हिंदी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक अंग्रेजी की होड़ में भागे जा रहे हैं।
चाहे सर पार्लियामेंट की भाषा हो, हम इसके लिए क्यों नहीं एक आंदोलन खड़ा करते। हम सर सेमिनार में ही समेट के रह जा रहे हैं। हम हिंदी के लिए कोई एक बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा कर पा रहे पूरे देश में कि सरकारों को ये मजबूर होना पड़े कि हमें कम से कम 50% भागीदारी हिंदी के बच्चों को देनी पड़ेगी। सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब तक सत्ता की भाषा नहीं बनेगी हिंदी, मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी। हमारे जजेज अगर हिंदी वाले नहीं होंगे, हमारे वाइस चांसलर हिंदी वाले नहीं होंगे, हमारे मेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर हिंदी वाले नहीं होंगे, तो वो बाकी की भी कद्र नहीं करेंगे। और वो तब होंगे जब सरकार नीति बनाएगी, सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। हो सकता है 1-2 साल या एक पंचवर्षीय योजना ऐसी निकल जाए कि हिंदी के बनाने से कठिनाइयां आए, क्योंकि अब तक का सारा काम जो है, सारी तैयारियां अंग्रेजी के हिसाब से चल रही हैं। तो उसमें, और सारे देशों ने किया है, जो देश आज़ाद हुए हैं। ये अजीब स्थिति है हमारे देश की कि आज़ादी के बाद भी भाषाई स्तर पर आज़ादी का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए ये चिंता आपकी भी है, वो मेरी भी है। और उसको हम यही कर सकते हैं कि संदेश को सरकारों तक, और सरकारें नहीं सिर्फ समाज में अगर ये संदेश जाता है तो समाज तभी तो आंदोलित होगा जब समाज को इस बात का एहसास हो। तो एहसास को बढ़ाना ही लेखकों का, वक्ताओं का काम है। और जितनी हमारी सीमाएं, हम उसी में काम कर सकते हैं। और जब हमें विमर्श का मौका मिला है तो हमारी सीमा भी कम नहीं है। हम इस चाहे देश की आज़ादी के लिए भी वातावरण लेखकों ने, वक्ताओं ने ही बनाया था, तो अपनी भाषा के लिए भी वातावरण हम बना सकते हैं। तो इसलिए, और जब हम इसका वातावरण बनाएंगे तो हीनता की ग्रंथि भी निकलेगी और सरकारों को भी मजबूर होकर हिंदी में जो है ये क्षेत्र खोलने पड़ेंगे। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हिंदी विभाग के प्रवीण अदाना जी को बुलाना चाहूंगी। प्रवीण जी, अनम्यूट कीजिए प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हिंदी विभाग स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर मना रहे हैं। इस श्रृंखला में आज के अंतर्गत आज तृतीय व्याख्यान हिंदी पठन पाठन दशा और दिशा पर आज के विशिष्ट वक्ता आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर स्वराज सिंह सर ने अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित किया। गुरुवर के वक्तव्य को जब भी हम सुनते हैं तो हमारा ज्ञानवर्धन होता है, और जितना सुनते हैं लगता है कि हमें उतना कम है। तो सर का धन्यवाद तो क्या करूं कि गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, जितना ले उतना कम होता है। फिर भी गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर स्वराज सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज हमारा ज्ञानवर्धन किया। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। हमारी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, श्रृंखला के लिए। और साथ ही हमारे विभाग की डॉक्टर ऐश्वर्या मैम जो इस कार्यक्रम की संयोजिका है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस आयोजन से हम सभी लाभान्वित हुए। साथ ही हमारे कॉलेज के एओ, महाविद्यालय के एओ डॉक्टर धर्मवीर भारद्वाज जी, जिनका समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहता है। सर मैं 1-2 चीजें यहाँ पर अपनी रखना चाहूँगा, मैम इजाजत हो तो? प्रतिभा मैम बोलिए जी। जैसे सर ने कहा कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है उससे हमारा शिक्षण कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमें तकनीक का प्रयोग और तालमेल करना भी कोरोना ने सिखाया है। जबकि हम पहले उस तकनीक का प्रयोग उस तरह से नहीं कर पाते थे जो कोरोना के कारण हम कर पा रहे हैं। आदरणीय गुरुवर ने कहा कि हिंदी होने की हीन भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, तो हमें हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए। हिंदी एक भाषा है जिसमें सभी चीज समाहित है, तो हमें अपनी मातृभाषा में पूर्ण रूप से हमें आत्मसात करना चाहिए। साथ ही साथ में एक संस्मरण अपना रखना चाहता हूँ कि मैंने एमफिल हैदराबाद विश्वविद्यालय से की थी। तो हैदराबाद और तेलंगाना जो है वो तमिल भाषी क्षेत्र है।
तो सर ने कहा जो भारतीय भाषाओं को आत्मसात करने का, तो सर जब शुरुआत में मैं गया तो मुझे बहुत कठिनाइयाँ हुई तेलुगु को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पर ध्यान से सीखना शुरू किया तो मुझे वो कठिनाइयाँ दूर होगी। जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ रविवार सोमवार बोलते हैं, वहाँ पर रविवारम सोमवारम 1 2 3 जैसे हम बोलते हैं। तो मैंने जब मैं रेल से आता जाता था तब मैंने सीखा कि वहाँ एक को ओकटी रेंडू मूडू, जैसे 1 2 3 बोलते तो वहाँ ओकटी रेंडू मूडू। तो हमें अपनी भारतीय भाषाओं को भाई सीखना चाहिए सभी को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस आज के श्रृंखला, हमारी जो श्रृंखला है, कार्यक्रम की श्रृंखला को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के सभी अग्रज शिक्षकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजक वक्ता के साथ साथ श्रोता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर स्वराज सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार सर। सर हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो हमारे विद्यार्थियों का भी बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थियों के अलावा बहुत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक भी हैं, शोधार्थी भी हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार और सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप सबका धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत की घोषणा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद भारद्वाज सर। मैम थैंक यू, धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा आपका। धन्यवाद सर। आज एक समय